हेलो दोस्तों, कैसे आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज हम लाए टॉपिक साइंस की। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि या तो साइंस की या तो ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आज हम लाए साइंस के टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो टॉपिक है इसका नाम है नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। ये टॉपिक हम लाए। एग्जाम में अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि आप एग्जाम में 1 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक और बात, दरोगा की बहाली बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसा मार्केट में बातें भी चल रही है कि दरोगा की बहाली इस माह तक आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर नींद में है तो जग जाइए, जीतोर मेहनत कीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और हम आपके साथ जो टॉपिक का कलेक्शन ला रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो दरोगा होगा वो पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करें साइंस के टॉपिक के साथ। वैसे भी जीके का टॉपिक मैंने बनाया है, उसे देखे, साइंस को भी देखे, सभी टॉपिक को देखते रहे, बेशक आपका रिजल्ट रहेगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे, कुछ बातें बाद में बात करेंगे। आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। पहले हम आपको बेसिक बातें बताते हैं। बेसिक जैसे आप जानते हैं परमाणु है ना, ये मैंने क्या बना है परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं इंग्लिश में, और यह इसका केंद्र है। और आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्र में दो मौलिक कण प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा कण होता है प्रोटॉन। देखिए एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसी वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये समझ में आ गया कि केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां पे तो कहिएगा केंद्र मतलब कहां पे, नाभिक में। तो नाभिक में कौन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और चारों तरफ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। जब नाभिक किसी भी अभिक्रिया में भाग लेगा तो वो कहलाएगा नाभिकीय अभिक्रिया, और जब इलेक्ट्रॉन किसी अभिक्रिया में भाग लेगा तो वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें नाभिक भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, नाभिकीय अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर दातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, अगर ये भाग लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ चुका? तो समझ में जब आ गया तो लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, नाभिकीय अभिक्रिया। तो एक बात तो समझ में आ चुका होगा कि नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, नाभिक। नाभिक में जो मौलिक कण होते हैं 2 प्रेजेंट है, एक है न्यूट्रॉन और एक कौन है, प्रोटॉन। यानी पहली बात है तो यह निकल के आई कि जो नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन भाग लेगा, तो भाग लेगा न्यूट्रॉन। कौन भाग लेगा, न्यूट्रॉन यानी N। और एक और कौन भाग लेगा, प्रोटॉन, यानी इसे P से इंडिकेट करते हैं। तो ये बात है क्लियर कि नाभिकीय अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। क्लियर है? चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया 2 तरह की होती हैं। एक कहलाता है नाभिकीय विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? एक फ्यूजन और एक फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन मतलब नाभिक का टूट जाना, और नाभिकीय संलयन यानी नाभिक का जुड़ जाना। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं
सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन का। देखिए सबसे पहली बात, यह जो नाभिकीय विखंडन का कॉन्सेप्ट है यह दुनिया के सामने सबसे पहली बार किसने रखा? तो एक दो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। इन्होंने सबसे पहली बार नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को समझाया था। अब नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? पहले ये समझिएगा, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा नाभिक टूट जाएगा, किसमें? छोटे छोटे नाभिकों में, तो यही क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज टूटेगा तो उसका आकार होगा वो पहले वाले से छोटा होगा। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? तो डिफाइन लिख लीजिए कि जब एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी नाभिकीय विक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। समझ में आ चुका होगा? नाभिकीय विखंडन मतलब एक बड़ा नाभिक का टूटना। किसमें टूटना? तो छोटे छोटे नाभिकों में। समझ में आ गया? ये बड़ा नाभिक टूट गया छोटे छोटे नाभिकों में। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात है तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं कि आखिर नाभिकीय विखंडन में कौन भाग लेता है। अब सोचिए, नाभिकीय विखंडन में कौन भाग लेता है? पूरी नाभिकीय विक्रिया में दो ही भाग लेते हैं, या तो न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन। तो इसी दोनों में से कोई एक भाग लेता होगा, किसमें? नाभिकीय विखंडन में। तो नाभिकीय विखंडन में कौन भाग लेता है? तो नाभिकीय विखंडन में भाग लेता है कौन? न्यूट्रॉन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि बताइए नाभिकीय विखंडन में कौन भाग लेता है? तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? न्यूट्रॉन भाग लेगा। क्लियर है? प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन। भागिए नहीं, चिंता मत कीजिए, सब बातें हम आपको ट्रिक से एकदम याद करवा देंगे। कभी लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना होगा। पहले कॉन्सेप्ट तो देखिए, समझिए। नाभिक टूटा छोटे छोटे में, है ना? नाभिक में टूट गया, बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में, नाभिकीय विखंडन। इसको कौन इसमें भाग लेगा? न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन इसमें भाग लेगा न्यूट्रॉन। एक और खास बात, जो न्यूट्रॉन भाग लेगा इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? मंद गति होगा। कैसा होगा? मंद गति से। यानी न्यूट्रॉन के नाभिक पर हमला होगा किससे? न्यूट्रॉन से। लेकिन जो हमला होगा न्यूट्रॉन का वो मंद गति से हमला होगा, और यही न्यूट्रॉन क्या करेगा? इसे छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ देगा। यानी तोड़ने का काम कौन करता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की स्पीड कैसी होती है? तो स्लो होती है, मंद गति होती है। और एक और खास बात, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो तीन बातें विखंडन को लेकर। न्यूट्रॉन भाग लेता है, न्यूट्रॉन तोड़ता है, पहली बात है। न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है वो मंद गति होती है, और तीसरी बात है इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं नाभिकीय विखंडन क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। जो एग्जाम के लिए उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नाभिकीय विखंडन में कौन भाग लेता है? एन मीन्स कौन भाग लेता है? न्यूट्रॉन। समझ में आ चुका है? अब देखिए, नाभिकीय विखंडन भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? विखंडन दो तरह का होता है। एक कहलाता है नियंत्रित अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, और दूसरा कहलाता है, दोनों में नहीं लिख दिया मैंने, चलिए यहाँ पर अनियंत्रित कर देते हैं। एक कहलाता है अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और दूसरा कहलाता है नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। यानी एक विखंडन जो होगा वो कंट्रोल होगा, अतः उसे कहते हैं कंट्रोल चैन रिएक्शन, और एक जो होगा वो अनकंट्रोल होगा, उसे क्या कहते हैं? अनकंट्रोल चैन रिएक्शन। तो एक एक करके समझते हैं कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्या है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्या है। पहले पढ़ते हैं अनियंत्रित। देखिए, अनियंत्रित में क्या होता है? जब एक
जब एक बड़ा नाभिक यूरेनियम, हम इसे क्या लेते हैं, हम लेते हैं यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है, यूरेनियम 92 235, याद रखेंगे यूरेनियम 235 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही रिएक्शन में भाग लेगा, हम देखेंगे बाद में कैसे। मैंने लिया यूरेनियम 235, जब इस पर मंद गति से किससे हमला करते हैं, न्यूट्रॉन एन से, तो यूरेनियम का नाभिक क्या होगा, ये टूटेगा, ये क्या होगा, नाभिक में टूटेगा, 3 नाभिक में टूटा और इसके कारण फिर से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। कितना न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा, 3। अब फिर से क्या करेगा कि एक न्यूट्रॉन फिर इसको कितने नाभिक में तोड़ेगा, फिर 3 में, ये भी इसको कितने में तोड़ेगा, तो ये भी इसको तोड़ेगा 3 में, फिर इसे कितने में तोड़ेगा, 3 में, एक टूटा 3 में, अब फिर एक ने 3 में इसको तोड़ा, ये इसको 3 में तोड़ा, फिर इसको 3 में तोड़ा, फिर क्या होगा, इस 3 से फिर 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, सबके पास फिर 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। फिर क्या करेगा ये न्यूट्रॉन, फिर इसको तोड़ेगा, कितने भाग में, 3 भाग में, फिर ये टूटेगा 3, ये टूटेगा 3, ये टूटेगा 3, फिर अगला आएगा और ये भी टूटेगा 3 में, यानी एक जो यूरेनियम है पहले ये कितने में टूटा, 3, फिर तीनों को न्यूट्रॉन तोड़ देगा, तो 3 3 6 3 के 9, फिर कितना हो जाएगा, 9, फिर 9 को टूटेगा, फिर 3 भाग में, तो क्या होगा, 27, फिर 27 आएंगे, ऐसे ही न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा, और फिर 27 को 3 में तोड़ेगा, कितना होगा, 81, फिर इसको तोड़ेगा 3 बार में, 243, ऐसे ही रिएक्शन चलते रहेगा। कब तक चलेगा, तो जब तक ये जो समस्थानिक होते हैं, जब तक वो शीशा में नहीं बदल जाए तब तक ये रिएक्शन चलते रहेगा, ये कंट्रोल नहीं होगा, ये अनकंट्रोल है। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, आप इसे जाकर भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यही कहलाता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसका यूज क्या है, क्या इस पे कॉन्सेप्ट आया, तो जानते हैं। इसी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर क्या बना है, परमाणु बम बना है। क्या बना है, परमाणु बम। परमाणु बम कहीं पटक दिया जाता है तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 81, 243 टूटते रहेगा। आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945 में जब नागासाकी हिरोशिमा पर जब परमाणु बम पटका गया, तो आज भी नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम का इफेक्ट रेडिएशन के कारण देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि वह अनियंत्रित है। क्लियर है? यानी अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, यानी नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के कॉन्सेप्ट पर कौन बना है, परमाणु बम बना है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछे परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन, पहली बात है। दूसरी बात, परमाणु बम क्या है, नियंत्रित है या अनियंत्रित है या नियंत्रित है, तो ये अनकंट्रोल है, अनियंत्रित है। और आप याद रखेंगे कि परमाणु बम का मतलब किसने सबसे पहली बार बनाया परमाणु बम को, तो जिसने भी बनाया तो उसका नाम था रॉबर्ट, क्या नाम था, रॉबर्ट ओपनहियर। क्या नाम था, रॉबर्ट ओपनहियर। समझ में आ चुका कि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और नाभिक परमाणु बम को किसने बनाया था, तो रॉबर्ट ओपनहियर। इन्हीं को परमाणु बम का जन्मदाता कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। ये सब बातें आप लिख लीजिएगा, बहुत बड़ी टॉपिक है, इसे हम नहीं मिटाएंगे तो नहीं काम चलेगा। चलिए मिटा है, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। अब नियंत्रित कंट्रोल चैन रिएक्शन यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्या होता है, यह समझिए। फिर लेते हैं यूरेनियम का नाभिक, यूरेनियम 92 235। इस पे जब मंद गति से जब न्यूट्रॉन, किससे, मैंने क्या पहले लिख दिया कि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन भाग लेता, जैसे न्यूट्रॉन से प्रहार करवाया जाता है
तो इसका नाभिक जो होगा 3 नाभिकों में टूटेगा और साथ ही साथ 3 फिर से न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हो जाएंगे। एक से कितना न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा? 3। अब ये यहां पे क्या होगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि 2 न्यूट्रॉन को हटा दिया जाता है, 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर दिया जाता है, तो ये इनएक्टिव हो गया, ये न्यूट्रॉन बचा, यही न्यूट्रॉन फिर से इस नाभिक पर हमला करेगा। और अभी बताया कि एक न्यूट्रॉन कितने में तोड़ता है? 3 में। फिर यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा और 3 में से फिर क्या होगा? 2 न्यूट्रॉन को हटा लिया जाएगा, फिर कितना न्यूट्रॉन बचेगा? 1। फिर यहाँ पे 3 उत्पन्न होगा, जब 3 यहाँ पे फिर से न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, फिर यहाँ से 2 हटा लिया जाएगा, बचेगा 1। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 से 3 309 नहीं हो रहा है। जैसे 1 से 3 में टूटा तो 2 न्यूट्रॉन को हटा लिए, बचा क्या? 1। हर बार यही हो रहा है। अतः इसे कहते हैं हम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया या फिर कंट्रोल चैन रिएक्शन। अब आप बताइए कि इसके कॉन्सेप्ट पे कुछ बना है क्या? तो इसके कॉन्सेप्ट पे बना है, और क्या बना है? इसी नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के कॉन्सेप्ट पे बना परमाणु रिएक्टर। क्या बना है? परमाणु रिएक्टर। ये वही परमाणु रिएक्टर है जहां पर बिजली उत्पादन इससे किया जाता है, साथ ही साथ कृषि, मेडिसिन, बहुत सारे फील्ड इसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, और नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। ठीक है। अब किसने सबसे पहली बार परमाणु रिएक्टर का कॉन्सेप्ट दिया? तो जो कॉन्सेप्ट दिए थे उनका नाम था प्रोफेसर एनरिको फर्मी। ये याद रख लीजिएगा, क्या नाम था इनका? प्रोफेसर एनरिको फर्मी। यहीं पर आपको 2 कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। परमाणु रिएक्टर में किसने बनाया? प्रोफेसर एनरिको फर्मी ने। किस कॉन्सेप्ट पे? नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के कॉन्सेप्ट पे। परमाणु रिएक्टर में यही होता है, ऐसा ही होता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन से हमला कराया जाता है तो 2 न्यूट्रॉन हटा लिया जाता है। अब एग्जाम में आता है कि बताइए न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? परमाणु रिएक्टर नियंत्रित है, नियंत्रित है यानी वहां पे न्यूट्रॉन हटाया जाता है। तो आखिर न्यूट्रॉन कौन हटाता है? तो परमाणु रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? कैडियम, कैडियम या फिर बोरॉन का क्षर। क्या होता है? कैडियम या बोरॉन का क्षर, यही परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। पहली बात है, समझ में आ गया। दूसरी बात है, ये परमाणु भट्टी है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता होगा, तो उष्मा को भी अवशोषित करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाया गया होगा। सोच रहे हैं? तो जब उष्मा जो उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होती है, तो उष्मा को अवशोषित करने के लिए परमाणु रिएक्टर में या तो ग्रेफाइट का, किसका? या तो ग्रेफाइट या फिर भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम D2O भी करते हैं। समझ में आ चुका? परमाणु रिएक्टर इसी कॉन्सेप्ट पे है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कैडियम या बोरॉन का क्षर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उष्मा को अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं? ग्रेफाइट या फिर भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद रखते हैं नाभिकीय विखंडन आपको समझ में आ चुका है। वीडियो ज्यादा ना बड़ा बने, आप इसे पॉज कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट एक बार भी क्लियर। अब आता है नाभिकीय संलयन, लास्ट। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? संलयन में क्या होता है? जुड़ना। तो जब 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़कर, जब 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि पता है न्यूट्रॉन भाग लेगा कि प्रोटॉन भाग लेगा? आखिर जोड़ने का काम कौन करेगा? न्यूट्रॉन की प्रोटॉन। तो पहले ही आप जान चुके हैं कि न्यूट्रॉन
तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का, विखंडन का। तो बचा जोड़ने का काम कौन करेगा? प्रोटॉन। तो इसमें कौन भाग लेता है? इसमें भाग लेता है प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी इसमें कौन भाग लेता है? पी। देखिए कभी भूलिएगा नहीं, आपको ट्रिक देते हैं। कैसे ट्रिक देते हैं? संलयन मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या होता है? प्लस, प्लस करना। तो देखिए पी पर प्लस है, पी पर क्या होता है? प्रोटॉन। यानी जोड़ने में कौन भाग लेगा? पी प्लस। कौन भाग लेगा? प्रोटॉन। समझ में आ गया? संलयन मतलब जोड़ना और पी मतलब ट्रिक दिया प्लस यानी प्रोटॉन। समझ में आ गया? अब अगली क्वेश्चन, किसमें जो भाग लेगा प्रोटॉन, इसमें किसने भाग लिया? तो प्रोटॉन पी ने। अब इसकी स्पीड कैसे होगी? कैसा स्पीड होगा? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब दो चीज को जोड़ना होता है तो स्पीड कैसा होता है? बचपन में कभी पत्थर मारे हैं कभी दीवार पे? और मारे होंगे तो हम आपको दो कंडीशन देते हैं, एक पत्थर को उठाइए या मिट्टी को उठाइए और एक धीरे से दीवार पे मारिए। मिट्टी दीवार पे लगेगा और फिर क्या होगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन जब उसी मिट्टी को या ईंट को काफी तेजी से जब आप दीवार पर मारेंगे तो देखिएगा कि मिट्टी दीवार में क्या होती है? चिपक जाती है। क्या होती है? चिपक जाती है। देखते हैं जब घर बनता है, घर का जब प्लास्टर होता है तो मिस्त्री देखते हैं कि मसाला को धीरे से मारता है क्या? दीवार पे चिपकाने के लिए। धीरे से आप मार के देखिए नीचे गिर जाएगा। मिस्त्री जोर से झटके में मारता है, किस पे? दीवार पे। तो कोई भी चीज अगर जोर से आएगा, टकराएगा तो वापस में क्या होगा? चिपक जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। यानी स्पीड कैसी होती है? तो बहुत तीव्र, बहुत तेज होता है स्पीड। किसकी? प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन का स्पीड एकदम धीरे था, जबकि प्रोटॉन का स्पीड क्या होगा? एकदम तेज होगा। तो नाभिकीय संलयन समझ में आ चुका। जब दो हल्के हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, यही क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन। इसमें कौन भाग लेता है? प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन की स्पीड कैसी होती है? तो बहुत तेज होती है। देखिए अब इसके एग्जाम के व्यू से, इसी नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पे जो हमारा जो अपना सूर्य है, ये क्या है? ऊर्जा दे रहा है, सूर्य चमक रहा है। सूर्य के नाभिक में कौन अभिक्रिया? सूर्य के पास कौन अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ऐसा विज्ञान द्वारा बताया गया है कि वहां पर 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़कर क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इसके कारण सूरज हमें चमकता दिखाई देता। अगला क्वेश्चन, लास्ट। ऊर्जा इसमें भी उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा इसमें भी उत्पन्न हो रहा है, दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होगा। परमाणु बम पटकाया या नाभिकीय विखंडन हुआ तो भी ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और नाभिकीय संलयन हुआ तो भी ऊर्जा उत्पन्न हुआ। बताइए किसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसमें या इसमें? देखिए याद रखिएगा, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुना ऊर्जा उत्पन्न किसमें होता है? नाभिकीय संलयन पे। ठीक है। और सूर्य जो ऊर्जा देता है किस कॉन्सेप्ट पे? नाभिकीय संलयन पर। वहां पर 4 हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं, इसके कारण सूरज क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर कुछ बना है क्या? हाँ बिल्कुल बना है। इसी नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर क्या बनाया गया है? सॉरी, हाइड्रोजन बम। क्या बना है? हाइड्रोजन बम। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हाइड्रोजन बम किसके कॉन्सेप्ट पर है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन पर, तो ये नाभिकीय किस पे है? नाभिकीय संलयन पर है। जानते हैं हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगली बात, इस हाइड्रोजन बम को किसने बनाया? सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो हाइड्रोजन बम का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया उनका नाम था एडवर्ड टेलर। क्या नाम था? एडवर्ड टेलर। समझ में आ गया?
कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किसने बनाया? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम परमाणु बम के तुलना में हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन के अनकंट्रोल पे होता है। किस पे होता है? अनकंट्रोल। यानी एक बार जिस तरह से परमाणु बम पटक दिया जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अनकंट्रोल होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन बम भी है, नाभिकीय संलयन के अनकंट्रोल कॉन्सेप्ट पे है। एक बार पटक दिया जाएगा तो समझिए कि लगभग पूरी पृथ्वी क्या होगी? तबाह हो जाएगी। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। 1 मिनट का ट्रेंड एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है कि पता है नाभिक में कौन होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो भाग लेगा नाभिकीय विकिरण। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन भाग लेता है, नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन भाग लेता है। नाभिकीय विखंडन के कॉन्सेप्ट पर परमाणु रिएक्टर बना है और परमाणु बम बना है, जबकि नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम बना और साथ ही साथ जो ऊर्जा, सूर्य जो ऊर्जा देता है, चाहे कोई भी तारे चमकते हैं, ऊर्जा क्रिएट करते हैं, किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लगता है, अगर वास्तव में दिल को छू जाए तो लाइक कीजिएगा। लेकिन अगर आप लाइक कर दे तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलती है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बम्पर बहाली आने वाली है बिहार में। कहीं जाइए नहीं, कहीं भागिए नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, समय निकालिए, वीडियो को देख लीजिए। सब कुछ पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं। चाहे करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, हर टॉपिक आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। बस आप लाइक कीजिए, मेरे सपोर्ट अगर कर सकते हैं तो कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि मुझे भी पढ़ाने में और मजा आए। बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव आएंगे क्योंकि लाइव पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसे लगता है एकदम रेडियो की तरह एकदम बोलते जा रहे हैं। कभी मतलब लगता है जैसे रेडियो नहीं, जैसे रिकॉर्डिंग आवाज में एकदम बोलते जा रहे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। लाइव आएंगे, बहुत मजा होगा। कुछ बातें अपनी रखिएगा, कुछ बातें हम अपनी रखेंगे। लाइव मिलेंगे, बेशक 100% समझ में आएगा। कलम उठाइए, पेन उठाइए, जीतूर मेहनत कीजिए। अगर नौकरी लेना है, एक कसम खा लीजिए 2024 तक, 2024 नहीं, बहुत समय हो जाएगा इलेक्शन तक, 2023 तक अच्छी खासी बहाली आने वाली है बिहार में। जीतोर मेहनत कीजिए, देखिए सफलता आपके हाथ में होगा। लेकिन सफलता से पहले सबसे पहले खुद से ईमानदारी रखिएगा, क्योंकि ईमानदारी मैं नहीं देख सकता, आप अपनी ईमानदारी को आप खुद देखेंगे। अगर आप ईमानदार रहेंगे, बेशक आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। आप सफलता के पीछे नहीं, सफलता आपके पीछे आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में अगले क्लास में।